पूछते हैं तो हम उसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं। तो वो हो सकता है कभी कभी हमारी बात कंसिडर कर ले कि हाँ ये इसमें चलेगा। जैसे इनोवेशन, तो हमने कुछ छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए थे हमारी फैकल्टी ने, उनको सबको हमने दिखाया, उनके फोटोग्राफ, तो उसका हमको मार्क्स मिला। चाहे 2 मार्क भी मिले, लेकिन एक मार्क इम्पोर्टेंट है। बाद में आपको पता चलेगा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि 1 मार्क से आपका ग्रेड बदल सकता है, तो 1 मार्क इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट के सपोर्ट में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, SC/ST के जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो कॉलेज ने फैसिलिटेट करना है उसको स्कॉलरशिप लेने के लिए। हमारी गलती की वजह से बच्चे का स्कॉलरशिप लॉस नहीं होना चाहिए। तो हाउ डू यू सपोर्ट? पहला ये रहता है फी वेवर्स कितने बच्चों को दिया है, और आपने बच्चों के लिए और क्या क्या किया है, सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए क्या किया है। समझ लीजिए गेस्ट लेक्चर कर रहे हैं, उसका खर्चा तो सस्ता ही उठा लिया, तो आप और क्या क्या अलग एक्टिविटीज बच्चे के सपोर्ट के लिए कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इसमें आती है। करियर काउंसलिंग और PG गाइडेंस, समझ लीजिए आपके जो PG टीचर थे वो फाइनल ईयर वालों को 1 हफ्ते का PG काउंसलिंग देते, MCQ सॉल्व कराते। एक प्रोग्राम हो गया, 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जब वो एग्जाम में ऐसे जाएंगे, भले उनकी मेहनत से पास हुए, 25 बच्चे पास हुए, तो आप क्रेडिट ले सकते कि हमने गाइड किया। ओके, आप क्रेडिट तो ले सकते हो कि हमने गाइड किया। सो लेकिन आप करिए, अगर हमने ये कोशिश भी नहीं की तो हम क्रेडिट नहीं ले सकते। और करियर काउंसलिंग, तो एक कमेटी बना रखी है हमने, करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, तो उसके दौरान या फिर आप किसी और को भी बुला सकते हैं गेस्ट लेक्चर के लिए कि PG के एग्जाम का, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आप एक MCQ का डेवलप कर लीजिए गूगल फॉर्म, उसको एक मूक एग्जाम रखवा लीजिए, जैसे हमने ऐसे भी किए। दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ MOU कर दिया जो ऑलरेडी कोचिंग चल रहा है, फिर एक दिन हमारे बच्चों के एग्जाम उनके हमने सेंटर दिया उनको संडे के दिन, और उन्होंने के एग्जाम दिए। तो दैट इज ऑल्सो कि हमने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ सोचा। तो आपके बच्चे कितने PG में जाते हैं, कितने PhD किए, उसका डाटा भी आपके पास होना चाहिए कि पिछले 5 साल में से जो आपके बैचेस निकली है उसमें से कितने बच्चे MD हुए, ये सब इसमें पूछेंगे। 5 नंबर में ये सब पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं आपके बच्चे कहाँ पे प्लेस हुए, और उनका डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर गवर्नमेंट में आपका बच्चा मेडिकल ऑफिसर में लगा है तो उसका ज्वाइनिंग लेटर या उसका ऑर्डर चाहिए। और ये हमने एक बच्चे को बड़े मुश्किल है, इसलिए आप एक सिस्टम डेवलप कर लीजिए, जब बच्चा जाएगा बाहर, अभी हमने सिस्टम डेवलप किया, हमारे एल्यूमिनियम को बोलते भाई तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर हमको भेज, तो और ये हमको दिखाना पड़ता है हमारे इतने बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो क्लिनिक चला रहे हैं ना, तो उनका क्लिनिक का वो भी चलेगा, क्लिनिक है उनका लेटर हेड मंगा लेते हैं, दैट इज द डॉक्यूमेंट। सो आपके 100 बच्चों में से कितने कहाँ प्रोग्रेस हुए हैं, तो ये स्टूडेंट प्रोग्रेशन देखा जाता है। और आपके बच्चे जो है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल होनी चाहिए, अगर आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, जिससे हमारे आते तो हमारे पास वो सेल होगी। ये सारी कमिटीज ये क्राइटेरिया 5 में आती है। ये कमिटी होनी ही होनी चाहिए, एंटी रैगिंग, इंटरनल कंप्लेंट, या जिसको आप एंटी सेक्सुअल बोलते हो, ग्रीवेंस रेडियल कमिटी, इनका एक फॉर्मेशन होता है, वो सब नेक पे दिया हुआ है, कितने लोग होने चाहिए, उसकी पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर कोई बच्ची ने शिकायत की है तो हम उसका क्या एक्शन लेते हैं, उसका ATR होना चाहिए, और उसके अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं। और इन सब कमिटीज की मीटिंग का तय एक शेड्यूल होता है कि 3 महीने में एक बार मिलना ही मिलना है, और क्या हुआ उसके बारे में हमको प्लानिंग करनी है या एड्रेस करना है अगर कोई कुछ हुआ है। फिर उनका प्लेसमेंट का रिकॉर्ड रखना है, एल्यूमिनी एसोसिएशन बेटर है अगर वो रजिस्टर्ड हो, उनकी मीटिंग करिए सर। आप हर साल में एक बार जितने भी बच्चे आए, 50 आए चाहे आपके पेरीफेरी वाले, लेकिन आपने एल्यूमिनी को बुलाया, इस हॉल में बिठाइए, कुछ थोड़ा बहुत इनको प्रेजेंटेशन रखी है, या उनका क्या एंगेजमेंट आप कैसे करते हो, उनको भी कैसे सपोर्ट करते हैं, उनको भी आप एक रिफ्रेशर कोर्स जैसा भी दे सकते हो। तो एल्यूमिनी क्या करते हो, आपके एल्यूमिनी आपके लिए क्या करते हैं, समझ लीजिए कोई बच्चा अगर घड़ी भी डोनेट करके गया है तो वो आपका डॉक्यूमेंटेड होगा, आप बता सकते हैं ये हमारे एल्यूमिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट ने कितने अवार्ड लिए, और ये सारे अवार्ड स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, यूनिवर्सिटी में बच्चे अगर नंबर लाते हैं आपका स्पोर्ट्स में तो वो भी इसमें काउंट होगा। जितनी यूनिवर्सिटी की आपको रैंक मिलती है वो सब इसमें काउंट होगी। फिर स्टूडेंट की यूनियन होनी चाहिए, उस यूनियन क्या क्या एक्टिविटी करती है वो होना चाहिए। तब हम आते हैं क्राइटेरिया 6 में। ये आधा क्राइटेरिया 49 नंबर Q&A में जाता है, बाकी कई जाता है आपके क्वालिटेटिव में। इसमें गवर्नेंस, लीडरशिप, मैनेजमेंट से आपको मैंने सब बोला, विजन एंड मिशन, तो वो आपका क्लियर ही। और आपके इंस्टीट्यूट में जैसे ही कोई अंदर घुसे तो उसको पता होना चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूट का विजन क्या है। अभी आपने लिखा है एक्सीलेंस इन एजुकेशन, तो वो बहुत अधूरा है, उसको थोड़ा सा एजुकेशन, एक्सीलेंस इन होम्योपैथी, एजुकेशन, रिसर्च एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ऐसे आप थोड़ा और उसको ब्रॉड बना सकते हैं। अब आपका जो विजन है
आनी चाहिए। आप रिसर्च भी कर रहे हैं, आपके टीचर पब्लिकेशन कर रहे हैं, तो आप रिसर्च भी कर रहे हैं, तो आप रिसर्च को भी उसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपका नाम ही है, मैंने पढ़ा तो कॉलेज, हॉस्पिटल एंड RSS, तो ये तीनों आपके विजन में इंक्लूड होने चाहिए। तो यू कैन रिवाइज योर विजन, और वो विजन में के बाद मिशन, आपके गोल मैंने पढ़े सर, गोल तो काफी अच्छे आपने बनाए हैं। ओके, तो वो आपकी वेबसाइट पे अपडेट कर दीजिए, और वो विजन मिशन सर वो सर्टिफाइड होने चाहिए आपके सेक्रेटरी साहब से या मैनेजमेंट की काउंसिल जो बोर्ड होता है उससे आपका सर्टिफाइड होना चाहिए, और वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया, हमने साइन कर दिया, वो नहीं चलेगा, इट शुड बी प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड। सो फिर उसके बाद हम जो विजन मिशन है उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी लीडरशिप कैसी है, हमारा ऑर्गेनोग्राम कैसा है, वो ऑर्गेनोग्राम भी डिस्प्ले होना चाहिए कि सबसे ऊपर कौन होता है आपके यहाँ, चेयरमैन होता है मैनेजमेंट का, फिर सेक्रेटरी होते हैं, फिर प्रिंसिपल आता है, फिर HODs आते हैं, उसके नीचे लीडर आता है, उसके HOD के नीचे 2 पोर्शन होते हैं, टीचिंग एक नॉन टीचिंग, फिर आपका हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट अगर अलग है, आप ही है शायद मेरे ख्याल से, तो आपके नीचे भी हॉस्पिटल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा, फिर मेडिकल ऑफिसर होंगे, तो वो पूरा ऑर्गेनोग्राम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है आपकी वेबसाइट पर भी और आपके इंस्टीट्यूट के वहाँ पर डिस्प्ले वो होना चाहिए। तो फिर अगला आता है कि आप फैकल्टी को एम्पावरमेंट करने के लिए क्या क्या करते हैं, उसका एक कमेटी होता है, फैकल्टी एम्पावरमेंट कमेटी, तो जो भी फैकल्टीज को PM देते हैं क्या, ये बहुत सारे इश्यूज में आगे होती है वो। फिर फाइनेंशियल, सर यहाँ पे जो आया है ये फाइनेंशियल फिर से आया है, तो ये आप फैकल्टी और दूसरे वेलफेयर मीन्स के लिए क्या क्या यूज करते हो सब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है IQAC, 30 नंबर का है, तो आपका इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम लिखा है सर यहाँ पे, तो आप IQAC IUS में 2 सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि आप NABH के लिए भी जाएंगे शायद हॉस्पिटलों में, तो एक होगा NAC एक्रेडिटेशन सिस्टम और एक होगा NABH एक्रेडिटेशन सिस्टम। आपका अगर फार्मेसी या GMP वगैरह के लिए जाते हैं तो वो भी एक सिस्टम हो सकता है। तो आप जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले IQAC बनाइए, जैसे सर ने वो आपको फॉर्मेट बताया उसके हिसाब से, और देन IQAC शुड बी एक्टिव, तो ये सारे काम जो है वो IQAC करेगी। अब इसमें क्राइटेरिया 5 में आपका विजन और मिशन होना चाहिए, और बच्चे को भी पता होना चाहिए कि हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है। फिर आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, आपकी सारी पॉलिसीज होनी चाहिए, बहुत सारी पॉलिसीज होती है, बट दे शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी। हर कमेटी की अपनी पॉलिसी होगी कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे। गवर्नेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब आपके HOD को क्या पावर्स है, सर को क्या पावर है, हर किसी के लेवल का जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिर आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने बताया वो होना चाहिए, आपके हर कमेटी के अपने गाइडलाइंस और ये सब चीजें होनी चाहिए। आप स्टाफ के लिए वेलफेयर मेजर्स क्या लेते हैं उसका पॉलिसी होना चाहिए, PF मैटरनिटी लीव देते हैं अगर तो कितने महीने की देते हैं, या और भी ऐसे कुछ भी करते हैं तो वो सब इसमें आ जाएगा। स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या करते हैं, क्या आपका एक परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, CR सब भरते हैं क्या, और उसके हिसाब से इंक्रीमेंट होता है या प्रमोशन होता है। समझ लीजिए कोई रीडर है तो आप अगर उसको प्रोफेसर बनाते हैं तो व्हाट आर योर क्राइटेरिया, उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया तो बना देंगे, या उसके इतने पब्लिकेशन हुए तो बनाएंगे, या व्हाट आर योर लैंडमार्क्स। सो देयर शुड बी ए पॉलिसी इन प्लेस। तो ये एक अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, CR भरते हैं क्या और उसके ऊपर एक्शन ली जाती है क्या, एक्टिव IQAC होनी चाहिए, और आपके फंड के लिए आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, और ऑडिट होना चाहिए सर, फाइनेंशियल एक्सटर्नल भी और इंटरनल। इंटरनल ऑडिट तो आपके लेवल पे जो आपका अकाउंटेंट है वो भी कर सकता है, एक्सटर्नल ऑडिट बाय CA वो लगभग सब होता ही है हर इंस्टीट्यूट। अब 7th क्राइटेरिया आता है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इसमें बहुत सारी चीजें आती है, एक है आपकी इंस्टीट्यूशनल वैल्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी 50 नंबर, बेस्ट प्रैक्टिसेस 30 नंबर, और इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस 20 नंबर। अभी आते हैं कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, लाइक इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, हमारे देश के लिए हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो कम्युनिटी है उसके लिए हम क्या करते हैं। तो इसमें आप जेंडर इक्विटी के लिए, जैसे अभी आप बोला ना कि वुमेन्स डे का प्रोग्राम किया, वो इसमें ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव आपके क्या क्या है, सोलर पैनल आपने लगाई है, LED बल्ब है क्या आपके, तो दीज ऑल कम्स अंडर कि आप ग्रीन कैंपस के लिए क्या क्या करते हैं, आपके कितने प्लांट्स हैं आपके पूरे कैंपस में, और डिसेबल्ड फ्रेंडली कैंपस है क्या। अगर समझ लीजिए आपके यहाँ लिफ्ट नहीं है सर तो पूछेंगे, अगर किसी बच्चे को फ्रैक्चर हो गया या कोई डिसेबल्ड हुआ
तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो अभी हमने जितनी भी नई बिल्डिंग बनाई उसमें सब में ले लिया, क्योंकि पेशेंट भी हो सकता है। अगर आपका 2 मंजिला हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में तो कंपल्सरी है, इंस्टीट्यूट में भी अभी कंपल्सरी है। या समझ लीजिए टीचर ही है कोई 62 ईयर्स का है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो हाउ विल द टीचर? किसी टीचर का फ्रैक्चर हो गया तो क्या होगा? सो देयर शुड बी ए सिस्टम इन प्लेस। या तो लिफ्ट हो या हम बोले कि हम ऐसा करते हैं, स्ट्रेचर है उस पर ले जाते हैं या और रैंप्स होनी चाहिए हमारे पास। फिर आपके पास अल्टरनेट सोलर पैनल वगैरह है, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम है। आपने कोई पानी को स्टोर करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए आप क्या करते हैं? वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और ई वेस्ट। समझ लीजिए पेन ड्राइव खराब हो गई है तो आप क्या करते हैं उसका? देयर शुड बी ए सिस्टम कि अगर एक आदमी हमारा आईटी वाले हैं समझ लीजिए, तो जितनी भी पेन ड्राइव खराब होगी हम सब उनको दे देंगे, फिर वो हमको पूछेंगे क्या करते हैं। जैसे सर मैं आपको इसमें एक शेयर करती हूँ कि क्रोमा आपको मालूम होगा, क्रोमा स्टोर बड़ौदा में हर जगह होता है, हमारे वहाँ भी। तो क्रोमा जो है ये पूरा ई वेस्ट देती है, बदले में आपको लिख के भी देती है, और उसके बदले में आपके लिए पेड़ लगाते हैं वो अजमेर के पास में कई जगह। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। हाँ, ऐसी बहुत सारी है। क्योंकि उनके तो काम ही आने वाला है। सो लेकिन आपके पास हमारे पास सिस्टम होना चाहिए कि हम सड़क पे नहीं फेंकते हैं, हम एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते हमारे लिए। आपका बायोमेडिकल का होगा एक सिस्टम ही होगा, उसके तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब हो गया, एनुअल में संवेदना और ये सब जो आती है। तो बायोमेडिकल वेस्ट, और जब वो आएंगे तो प्रॉपर थैलियों में ही होना चाहिए। तो और लिक्विड वेस्ट के लिए आप क्या करते हो? सॉलिड वेस्ट निकलता है, अगर आपकी पत्तियां गिरती है तो उनका क्या करते हो मेडिकल गार्डन में? तो आप दिखा सकते हैं, हमने एक खड्डा लगाया वहाँ पे हम कंपोज बनाते हैं। सो ये सब वेस्ट मैनेजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट, आपके टीचर ने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, आपके स्टूडेंट ने कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उसका एक कंडक्ट बुक होना चाहिए अप्रूव्ड बाय योर मैनेजमेंट। हाँ, वो वेबसाइट में भी। सो करेक्ट, तो वो हमारा एक कंडक्ट बुक हो रहा है। सर उसको हमने क्या किया, बुकलेट फॉर्म में ले लिया, हर डिपार्टमेंट में एक रखा है, लाइब्रेरी में रखा है। ये सब चीजें होने के अलावा इंसान के दिमाग में जानी चाहिए, और इसके प्रोग्राम करने बीच में कि हाउ शुड अ टीचर्स कंडक्ट शुड बी देयर, हाउ शुड अ स्टूडेंट्स कंडक्ट। हम फर्स्ट ईयर में बच्चों का लेते हैं, उसे खुद ही बुलवाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं हम लोग 8-6-7 के इसमें कि डॉक्टर ने कैसे बिहेव करना चाहिए, डॉक्टर ने कैसे कपड़े पहन के, उनसे बुलवाते हैं। मैंने एक बच्ची ने बोला आप लोग बहुत स्मार्ट है, आप लोगों ने हमने इसलिए किया क्योंकि जब वो खुद सोचेंगे ना कि हमने अच्छे कपड़े पहन के, ढंग से कपड़े पहन के आने चाहिए, तब उनको लगता है कि नहीं हमको अच्छे कपड़े पहन के आने चाहिए। तो हम क्यों उनको बोले, वो खुद बोलते हैं कि हमने टीचर से अच्छे से बात करनी चाहिए। ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। सो इसके आपको बीच बीच में प्रोग्राम करने हैं। कई बार बच्चे डिसिप्लिन के बाहर जाते हैं, और ये यंगस्टर्स में अभी की जनरेशन में होता ही है, तो उनको वापस से लाइन में लाने के लिए बीच बीच में हम कभी कभी कुछ स्वामी जी को या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बुला के थोड़ा उनका ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं, बीच बीच में डोज देनी पड़ती है। तो ये सब हमको करना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसमें बिहेवियर में भी फर्क आता है, नो डाउट। फिर आप कल्चरल और रिलीजन और नेशनल, मतलब आपको ये भी बताना है, जब भी 15 अगस्त मनाएंगे अगले दिन आपके वेबसाइट पर फोटो आने चाहिए, वी सेलिब्रेटेड नेशनल इंडिपेंडेंस। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दिन होते हैं, नेशनल इंटीग्रिटी डे होता है, उस दिन कुछ मत करिए, सॉल में आप सब इकट्ठे हो जाइए, एक ओथ ले लीजिए, वी टेक ओथ टू मेंटेन द नेशनल इंटीग्रिटी, और अगले दिन आपका फोटो हो जाएगा, आप नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इतने से सबका साइन करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सर ये सब चीजें हमारे दिमाग में तो जाती है कि हमने शपथ ली है तो ये हमको करना है, तो दैट विल ऑल्सो इनहेंस द कल्चर एंड क्वालिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूट। तो ऐसे कितने दिन आप बनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे, क्योंकि आपके बच्चों को आप रिबिन लगाने भेजते हैं, शायद भेजते ही होंगे, नहीं भेजते तो भेजिए। आपके पास की कम्युनिटी में लगा के आएंगे, वो रिपोर्ट देंगे आपको, हमने 100 लोगों को रिबिन लगाया, लाल रिबिन 1 दिसंबर के दिन। ये एक एक्टिविटी हो गई। आप बोलेंगे वर्ल्ड अवेयरनेस, एड्स अवेयरनेस, और सोसाइटी में अवेयरनेस होगी। बच्चों को प्लांटेशन प्रोग्राम कर लीजिए। आपके यहाँ पे अगर रोटरी क्लब है या लायंस क्लब है, उनके साथ कोलेबोरेशन करके आप रोड साइड पे प्लांट्स लगा दीजिए। तो ये सब चीजें ही क्राइटेरिया 7 में भी ये सब बहुत वैल्यू होती है। आपका जो आप लोग के रोड साइड पे तो ज्यादा नहीं, बड़ा कैंपस होता है तो बोलते कितने प्लांट्स है, पेडेस्ट्रियन वॉकवे लेके आप ऑटोमोबाइल्स मैंने जैसे बोला ना, ऐसे नहीं रखे होने चाहिए कि आपके पेशेंट को आने में तकलीफ पड़े। तो दैट शुड बी अवर कंसर्न, एंड एनबीए भी वही देखता है, और नेक्स्ट भी यही देखता है कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए और उनका हम कितना केयर करते हैं। वैसे ही कि हमारा पेशेंट है तो उसको आने में कोई तकलीफ तो नहीं पड़ रही, उसके लिए हमारे पास व्हील चेयर है या नहीं, तो
दिस इज द वे। इसमें यही सब देखते हो कि आप समझ लीजिए आप हर धर्म का अपने त्योहार का कोई सेलिब्रेशन करते हैं। क्रिसमस है तो वो मना लीजिए, ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ एक ही धर्म का त्योहार मना रहे हैं। अगर क्रिसमस है तो क्रिसमस भी मनाया, दिवाली मनाई, ईद पे कोई प्रोग्राम कर लिया, तो दैट शोज कि हम अलग अलग धर्मों के लोग हैं, हर धर्म का हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ। और नेशनल डे जितने हैं वो हम मनाते हैं। गांधी जयंती है, उस पर स्वच्छता अभियान कर दीजिए, तो दोनों चीज होती है, इन्वायरमेंट के लिए भी किया हमने और गांधी जी को भी रखी। सो दिस टाइप ऑफ सेलिब्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज। अब आता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट की 2 बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढनी है कि ऐसी क्या 2 बेस्ट प्रैक्टिस है जो आपकी क्वालिटी, एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, जो ये पूरा जो है इट इज एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। तो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट जो हमारी क्वालिटी है उसको एनहांस करती है। वो जो भी लिखेंगे आप, उसका एक टाइटल, उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि ये प्रैक्टिस आप क्यों करते हैं। समझ लीजिए कि आप एक डायरी लिखते हैं, वर्क डायरी लिखते हैं, और उसको आपने बोला ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, तो आप लिखेंगे टाइटल है वर्क डायरी, ऑब्जेक्टिव टू डॉक्यूमेंट अवर वर्क, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। कंटेक्स्ट क्यों किया आपने, क्योंकि नहीं करने से हम भूल जाते हैं और करने से हमारे दिमाग में रहता है हम क्या कर रहे हैं, लिखते हैं। अलग अलग कॉलम होते हैं, समझ लीजिए डायरी के 8-10 आपने खंड कर दिए। एक होगा आप कितनी क्लासेस लेते हो, दूसरा आप कितने पब्लिकेशन करते हो, तीसरा होगा आपने कितने सेमिनार अटेंड किए, चौथा होगा आपने कितने पेपर प्रेजेंट किए, आपने कितनी मीटिंग की, आपने कितनी को-करिकुलर एक्टिविटी की। तो अगर मेरे इसमें कोई डायरी के पेज खाली रहेंगे तो मुझे ही लगेगा कि अरे मैं ये वाली एक्टिविटी नहीं करती, मेरा इस साल कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ। तो दिस इज टू मेक यू रिमेम्बर कि ये भी आपको करना है। दिस इज ऑल्सो टीचर्स जॉब। तो ये ऑब्जेक्टिव और ये हमारा कंटेक्स्ट था कि पहले हम ये नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कभी कभी डाटा मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आता था, तो हमने ये शुरू किया। फिर व्हाट आर द चैलेंजेस, तो आपको चैलेंजेस भी आएंगे कि डायरी टाइम पे नहीं मिलती है, प्रिंटर प्रिंट करके नहीं देता है, या इसमें पेज कम किया उसमें ये था, तो ये चैलेंजेस हो सकते हैं। फिर एविडेंस ऑफ सक्सेस, 1 साल के बाद आपको लगेगा कि वो डाटा मेंटेन करने से, आप कुछ लोगों के फीडबैक ले लीजिए, एक फीडबैक बना लिया कि ये करने से आपको ये फायदा हुआ, तो वो एविडेंस ऑफ सक्सेस हुआ। फिर उसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, तो वो प्रॉब्लम्स भी आप लिख सकते हैं और क्या रिसोर्सेज मिलेंगे। डायरी छपवानी पड़ी, पैसे लगे, ये हुआ वो हुआ। आप समझ लीजिए एक एलएमएस बनाना चाहते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे कॉलेज में वो है, वो हमारी वेबसाइट पर होता है। सर हम अटेंडेंस भी उसमें डालते हैं। जब हमारा आज मेरा लेक्चर है 9 से 10, तो 10 बजे मेरी अटेंडेंस होती है, और उसका जो लिंक है, जो भी बच्चा एब्सेंट करता है उसका एसएमएस जो है उसके पेरेंट्स को जाता है। तो अगर कोई बच्चा नहीं आया तो उसके पेरेंट्स को तुरंत पता चलेगा, इसलिए हमको भी बहुत ध्यान से करना पड़ता है। बच्चा यहाँ बैठा है, उसके पेरेंट्स को मैसेज चला जाएगा तो उसमें बहुत लफड़ा हो जाता है कि वो तुरंत फोन करेगा कि तू तो यहाँ पे इधर क्यों एब्सेंट है। तो इतना क्विक सिस्टम, इसका इफेक्ट देखिए आप कितना है। फिर सर उसी के अंदर हमारा है वी हैव टू अपलोड द, जैसे आज मैंने ये पढ़ाया तो ये पीपीटी मुझे तुरंत उसका अपलोड कर देना है। तो मटेरियल भी बच्चे को ऐसे से, उनको हम यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं, तो बच्चा लॉगिन करता है, उसका मटेरियल उसके अंदर ही रहता है, वो देख सकते हैं। फिर मेंटल सिस्टम भी हम लोग उसमें डालिए, इतनी तारीख को मीटिंग हुई, इसमें ये इशू है, ये एब्सेंट था, ये प्रेजेंट था, ये सब। एट द एंड ऑफ द मंथ हम लेक्चर रिपोर्ट निकाल देते हैं कि मेरा सोमवार को था, मैंने ये लेक्चर लिया, मैंने ये पढ़ाया, कितने बच्चे एब्सेंट हैं वो भी हमको पता चलेगा। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको अपने आप रेडीमेड स्टूडेंट को कितने एब्सेंट है उनकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये बच्चे 80% है, 90% है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा और सब कुछ पेपरलेस हो गया, तो हमने इन्वायरमेंट को भी बचा लिया। तो अगर आप एलएमएस को बेस्ट प्रैक्टिस लेते हो तो आप लिख सकते हो कि ये हमारा ये एविडेंस ऑफ सक्सेस है। इससे अगर बच्चे के पेरेंट्स को मैसेज जाता है तो वो बहुत पर्टिकुलर हो जाता है, वो आएगा पापा ने फीस भरी तो आना ही पड़ेगा। तो ये हमारे सक्सेस के एविडेंस है। फिर इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस, इसमें आपको एक ऐसी कोई प्रैक्टिस, समझ लीजिए आपके नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी उसमें 6 होम्योपैथी कॉलेज है, ऐसी कौन सी बात है जो आपको बाकी सबसे अलग करती है, तो वो इसमें आपको लिखनी है। समझ लीजिए हमारे कंटेक्स्ट में हम बोलूँ में तो आयुर्वेद की 26 कॉलेज है पूरे गुजरात में, उसमें से एक प्रोजेक्ट है आरोग्य समन्वय। हमने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ में ये प्रोजेक्ट किया। इसमें क्या किया, 2 महीने का प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट, कि जो आज पीएचसी खेड़ा जिले में सिलेक्ट की, उस पर आयुर्वेद और योग और एलोपैथी तीनों एक साथ में
समझ लीजिए कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आया तो उसका जो मेडिसिन है वो भी चलेगा, उसको सिकाई भी की जाएगी, उसको मालिश भी की जाएगी, फिर आउटकम देगा। किसी को एलोपैथी लेने वाला था उसको क्या हो रहा है और इसको क्या हो रहा है, योगा भी करेगा। तो 2 महीने का पायलट प्रोजेक्ट जयंती रवि मैडम को आप जानते होंगे, उनके प्रेरणा से ये शुरू किया और एट द एंड उसका बहुत अच्छा उसको थर्ड पार्टी एनालिसिस कराया उन्होंने IIPH गांधीनगर और आरोग्य मंडल वल्लभ विद्यानगर, उन्होंने उसका थर्ड पार्टी इवोल्यूशन किया, उन्होंने रिजल्ट दिया कि इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट है सोसाइटी में। उस इम्पैक्ट को लेके एक पूरा गुजरात वाइड एक CHO ट्रेनिंग शुरू की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनको आरोग्य समन्वय की 21 दिन की तालीम शुरू की गवर्नमेंट, वो तालीम का केंद्र भी हम है, मतलब 6 कॉलेजेस को दिया है। तो दिस वाज व्हिच नन अदर कॉलेजेस डन, वी हैव डन दैट प्रोजेक्ट और उसका सक्सेस रेट इतना अच्छा हुआ कि जो मैं खुद ही गई थी प्रेजेंटेशन करने के लिए, आयुष के जो हमारे सेक्रेटरी है राजेश कोटेचा जी, आपके भी कोई होते हैं, तो उनके सामने हमारा प्रेजेंटेशन और उन्होंने बोला कि हम इसको इंडिया लेवल पे, उन्होंने मुझे और सर को ये भी बोला कि हम आपको हर्षवर्धन जी के सामने बुलाएंगे, आप आइए। सो दैट इज समथिंग विच शुड बी डिस्टिंक्टिव ऑफ योर ओन इंस्टीट्यूट। जैसे आपने जैसे बोला ना कि हमारे ही बच्चे 5 होते हैं, तो आप ढूंढिए, आपका ऐसा जरूर कुछ होगा कि आपके बच्चे फर्स्ट 5 में, तो वो हमको ये नेक्स्ट जो है हमको इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका देता है। फिर पार्ट बी की होम्योपैथी, जहां तक मैंने देखा है मैनुअल, तो मुझे ऐसा लगा 10 क्वेश्चन है, 100 मार्क के है, उसमें से पहला है फार्माकोविजिलेंस। तो सर फार्माकोविजिलेंस सेल है अभी आपके हॉस्पिटल में फार्माकोविजिलेंस, आप सबको नाम तो पता होगा कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर कुछ भी हुआ है तो उसके लिए फार्माकोविजिलेंस सेल कंपलसरी हॉस्पिटल में होना ही होना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा गाइडलाइंस है और AHU में भी होना ही होना है। तो होम्योपैथी में भी फार्माकोविजिलेंस आपको आएगा ही शायद। तो ये फार्माकोविजिलेंस सेल और इसके रिलेटेड आप कितने कार्यक्रम करते हैं, सब वेबिनार करा सकते हैं, वेबिनार कराइए, स्टूडेंट को अवेयर करिए, टीचर को अवेयर करिए, तो इसका आपको बहुत मार्क्स मिलता है। सेकेंड है ट्रेनिंग इन होम्योपैथी एथिक्स, तो आपके एथिक्स के लिए आप क्या क्या करते हैं। फिर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये आपका एक पॉइंट आता है। तो जैसे आपने आपकी सारी फैकल्टी को आप कंपलसरी कर दीजिए WHO का कोर्स करना है, 2 घंटे लगते हैं खाली, क्वेश्चन कम कर दीजिए, सब आपको सर्टिफिकेट जमा कर देंगे, हो गया 100% कंप्लायंस। देन उसके अलावा आप क्या करते हैं इसके लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन आपके हॉस्पिटल में उसके लिए क्या करते हैं, हाथ धोने का सिस्टम है, ये है, अभी कोरोना है सर, कोविड टाइम में आपने क्या किया वो आपको जरूर पूछे। जैसे आपकी कुर्सी है अभी ऐसी नहीं लगी होनी चाहिए आइडियली, इट शुड बी, या फिर वहां पे क्रॉस लगा होना चाहिए कि अगर सर यहाँ बैठे तो दूसरे सर वहीं बैठेंगे, आप दोनों पास पास नहीं बैठेंगे, दिस इज रॉन्ग। सो कोविड के समय में आपने क्या किया, स्टूडेंट्स के लिए जैसे आपने डिस्प्ले किया है वो सब इसमें आता है। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंशन में अगर आपने वो आर्सेनियम 30 अगर आपने समाज में डिस्ट्रीब्यूट किए तो कितने बेनिफिशियरी थे, आपने किया होगा शायद, तो वो किया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसके फोटोग्राफ्स। सो दिस इज व्हाट योर एक्टिविटी इन IPC। आपके ह्यूमैनिटीज में या बिहेवियरल साइंस में आप क्या करते हो उसके लिए, तो वो भी आपका एक आता है। उसके लिए आप जैसे बोला ना वैल्यू एडेड कोर्स, या आपके टीचर्स भी कहीं और कर सकते हैं, इथिक्स के कोर्स भी होते हैं आपके स्वयं में, आप जाओगे ना तो बहुत सारे होते हैं, मेडिकल इथिक्स के कोर्स होते हैं, 4 हफ्ते का होता है, वो कर सकते हैं। इसमें आप सर इतना फैसिलिटेशन कर सकते हैं कि जो एग्जाम का फीस होता है 1000 रुपये, तो आप बोलिए जो फैकल्टी पूरा करेगा 1000 रुपये इंस्टीट्यूट फीस, तो दैट इज यू आर प्रमोटिंग। देन यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, आप कितने सॉफ्टवेयर, क्या आपका जो हॉस्पिटल है उसमें जो एंट्री होती है पेशेंट की वो उससे होती है कि जनरली ज्यादातर हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अगर पेशेंट का डायग्नोसिस के लिए भी क्या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, रेंडमाइजेशन अगर रिसर्च करे तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो आपके पास कितने ऐसे सॉफ्टवेयर है। इवन प्लेगरिज्म के लिए अगर चेक कर रखते हैं आप तो वो भी आपके पास ये IT में आता है। ट्रेनिंग इन क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 टू स्टूडेंट, आपका ये एक एक्ट होम्योपैथी का एक्ट है, तो उसके बच्चों को आप ट्रेनिंग देते हैं। और सर ये अगर एक्ट है तो उसकी जो समरी होती है वो कहीं ना कहीं डिस्प्ले होनी चाहिए क्लिनिकल डिपार्टमेंट, और इसके लिए आप कोई स्पेशल प्रोग्राम भी कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कि आपने बच्चों को अवेयर किया। देन योगा यूनिट आपके आएगी। एक क्वेश्चन वो हमेशा पूछते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, हमारा तो पहले ही क्वेश्चन ये है कि आप एलोपैथी वालों के साथ, जैसे मैंने बोला समन्वय, योगा वालों के साथ, फिजियोथेरेपी वालों के साथ आप कैसे कोलैबोरेट करते हो। तो आपके यहाँ योगा यूनिट है क्या आपके हॉस्पिटल में, फिजियोथेरेपी यूनिट शायद आपके पास है, और इट शुड बी वर्किंग फिजियोथेरेपी स्टाफ, वो सब इसमें डाटा आएगा।
मेडिसिनल प्लांट गार्डन है, अगर गार्डन है तो कितने प्लांट्स है, कितनी स्पीशीज है, आप उसका जो बजट और डाटा है वो सब भी आपके बजट में भी दिखना चाहिए कि हर साल हम 50 प्लांट खरीदते हैं तो उसका बजट में होना चाहिए एलोकेशन, और उसके बाद आपका इधर दिखना चाहिए खर्चा कि 50 प्लांट हमने खरीदे, माली का तनख्वाह भी आप उसमें दिखा सकते हैं। आप रेयर एंड इंडेंजर्ड प्लांट्स है उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए। आप अगर कोई वर्कशॉप भी करते हो बचाने के लिए तो दैट इज ऑल्सो ए गुड एक्टिविटी। ओके, या आपने ग्रीन नेट लगा दी और आप प्लांट्स को संभाल के रख रहे हो, दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी। सो फॉर ट्रेनिंग इन स्पेशलिटी क्लिनिक, आपके जो स्पेशलिटी क्लिनिक होते हैं उनमें आप ट्रेनिंग करते हैं। तो ये आर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे, ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं कि आपको जैसे मैंने बोला ना, ये क्वालिटेटिव मैट्रिक्स मतलब जो पीएटी इमेज है, और ये है क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। सॉरी, ये कॉपी पेस्ट लेकिन ये क्वांटिटेटिव। हाँ, ये क्वालिटेटिव का मार्क्स है, ये क्वांटिटेटिव है, और ये टोटल वेटेज है। तो आप देख सकते हो टीचिंग लर्निंग का जो है क्वांटिटेटिव में बहुत ज्यादा है, फिर इसका स्टूडेंट सपोर्ट का जैसे मैंने बोला है, तो क्यूएनए नंबर ये क्या बहुत ज्यादा है, और फिर बाद में ये सब जब हो जाता है तो आपकी पीयर टीम आती है। अब अभी वो ग्रेडिंग कैसे करते हैं, जितने भी मार्क्स है ना, एक क्वेश्चन समझ लीजिए, जितने भी मार्क्स का होता है वो उनके दिमाग में आपको 0 से 4 तक ग्रेडिंग देते हैं, 5 ग्रेडिंग होती है। सर इज इट ओके, थोड़ा 5 मिनट और लूंगी मैं, और तो नहीं हो रहा है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट आई थिंक। ओके, सो सर वो जब ग्रेडिंग करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। समझ लीजिए आपको पूछा कि आपके पास इंक्यूबेशन सेल है क्या, उसका 4 मार्क है, आपको मैक्सिमम मिलेंगे 4 × 4 16। जो 1000 पॉइंट है ना, उसका एक्चुअल होता है 4000। एक कोई भी चीज में आपको मैक्सिमम कितने मार्क मिल सकते हैं, 4 × 1000 4000। तो वो जब भी टोटल करते हैं तो 4000 में से आपको मार्क मिलते हैं, ठीक है। अब ये मार्किंग कैसे होती है, तो आपको पूछा इंक्यूबेशन सेल है क्या, वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर में लेती हूँ, गिवन नंबर आपको 8 नंबर में, तो आपने बोल दिया नहीं है तो मिल जाएगा 0। अगर आपने बोला कि है और उसके कुछ वो पूछेंगे कि ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, ठीक है, वो आके जब देखते हैं, समझ लो वो क्वालिटेटिव है, वो क्वेश्चन जो है वो क्वालिटेटिव है, वो टीम आपको आके देखेगी, टीम में देखा इन्होंने सिर्फ कमरा बनाया है, नंबर लिखा है और अंदर कुछ ज्यादा है, लेकिन है तो वो 0 तो नहीं दे सकते, 1 मार्क तो देंगे। तो आपको कितना मिला, 5 × 1 5। अगर समझ लीजिए इंक्यूबेशन में आपने दिखाया ये सेटअप है पूरा, 2 बच्चे हमारे इंक्यूबेटिंग है, उनका ये प्रोजेक्ट है और हम इंक्यूबेशन कर रहे हैं, इतने हमारे मेंटर है, आपने पूरा डिस्प्ले किया इंक्यूबेशन की प्रोसेस क्या होती है, प्रोटोटाइप क्या है, हमने कितने उसके अंदर वर्कशॉप किए हैं, बच्चों को कितना अवेयर किया है, तो बोलेंगे ये यहाँ तक ठीक है। तो उसमें से कोई बच्चा आपका जो है वो प्रोडक्ट बना लिया उसने और उसकी कंपनी खोल ली, तो आपको मिलेंगे अच्छा 5 × 4 20। ऐसे हर पॉइंट का मिलता जाता है। फिर आखिरी में क्राइटेरिया का एडिंग होता है सबका। समझ लीजिए जैसे मैंने आपको बोला कि क्राइटेरिया 4 का 100 मार्क है, तो जब वो आएंगे और जब वो आपने जो कुछ भी दिया डाटा, आपको मैक्सिमम 400 मार्क मिल सकते हैं, किसी में 2 मिलेंगे, किसी में 3 मिलेंगे, तो ऐसे करके आपको अलग अलग टाइप के मार्क मिलेंगे। आपको आखिर में क्राइटेरिया वाइज ग्रेड भी मिल जाएगी, मतलब अगर समझ लीजिए आपको क्राइटेरिया 4 में मिला है 270, तो आपको पता चल जाएगा इसमें हम 2.7 है। क्राइटेरिया 1 है, उसमें आपको अगर 80 में से जितने मिले तो आपको पता चल जाएगा इसमें हम कितना है, तो और फिर उनका ऐड करते हो। जब ऐड करके अगर समझ लीजिए हमारा कॉलेज था, ये 2560 मार्क हमको मिले, 40 2540 उसको डिवाइड करते 1000 से, क्योंकि 1000 मार्क्स था, तो हमको मिला 2.5। अभी देखिए कितना गेम है, 20 नंबर का। अगर यही 2500 होता तो हम होते 20 से 20, इसलिए एक मार्क का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एवरीथिंग यू शुड टेक वेरी सीरियसली कि इसमें छोटा भी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अगर किसी में हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं तो चलिए वो कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं पब्लिक के लिए, आजकल गूगल फॉर्म है वो कर दीजिए। और हमने इस पे इस दिन जैसे कोई दिन बनाना है आपको, समझ लीजिए हेल्थ डे बनाना है, तो एक हेल्थ सर्वे कर लीजिए, तो दिस इज हाउ योर मार्क्स इंक्रीज। एक एग्जांपल हमने इंक्यूबेशन सेंटर है ना, वो एक्चुअली हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है, वो 0 ही मिलने वाला, लेकिन इंस्पेक्शन से 1 वीक पहले हमने एक रूम ढूंढा, वहाँ बोर्ड लगाया इंक्यूबेशन सेंटर और हमने 2 मार्क यानी नहीं करना, वो नहीं करना,
अदरवाइज नो। आप ये देखिए कि हमको 40 मार्क अगर नहीं मिलते थे तो हम बी हो जाते थे। तो एक एक मार्क जो है, और आपने जब पूरा वो पढ़ा तो जब बाद में बहुत रियलाइज हुआ कि इसमें ये करते थे तो इतने मार्क मिल जाते। ऐसा सब जैसे स्टूडेंट करते हैं वैसे हम भी करते हैं। एग्जाम के जैसे एग्जाम में प्रिपरेशन है वैसे ही करना है, मार्क देख के आंसर लिखना है। अब देखिए ग्रेडिंग कैसे करते हैं। अगर आपको 1.50 से कम आया तो आप डी ग्रेड, मतलब कि वो आपको बाहर ही कर देंगे। जैसे सर ने बोला कि अगर आपको 30% मार्क 700 में से नहीं मिलते हैं तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो नॉट क्वालिफाइड तो आप एक्रेडिटेड नहीं हो, आप अगली साइकिल में आना। कि जनरली हम लोगों के साथ नहीं होगा क्योंकि हमारी बहुत सारी सोसाइटी की एक्टिविटीज बहुत सारी होती है। तो अगर डी ग्रेड आती है 1.5 से कम हमको ग्रेडेशन मिलता है, मतलब 1500 मार्क्स से कम मिलते हैं तो वी आर नॉट एलिजिबल। अगर 1.51 से 2 मिलते हैं तो सी, उससे ऊपर आते हैं तो बी। मैंने जो बताया हमारी ग्रेड जो थी वो यहाँ। हमारे साथ साथ हमारी एक सिस्टर कॉलेज है नर्सिंग कॉलेज, हम दोनों का प्रोसेस साथ साथ में चला। उन्होंने IIT भरा, हमने भी भरा, 15-15 दिन के डिफरेंस पे चलता था। और हमारा जो इंस्पेक्शन आया उनका सोमवार मंगलवार था, तो उनका पिछला सोमवार मंगलवार नहीं, बुधवार गुरुवार फ्राइडे सैटरडे, और हमारा आने वाला सोमवार मंगलवार। ऐसा मतलब हमारा पैरेलल चल रहा था। उनको आए मार्क्स 2480 हाँ 2460। तो वो कहाँ गए, और हमको उनसे सिर्फ 80 मार्क्स चाहिए, 2.540। सो हम आगे बिजनेस में, तो एक एक नंबर इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 3000 आए और 3010 आए तो भी बिजनेस आता है। सो एवरी मार्क वो आपकी ग्रेड लेके जाता है और ग्रेड देके जाता है। सो एवरी मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो these are the जो मैंने आपको बताया कि इतने क्राइटेरिया है, इतने क्वेश्चंस है, उसमें से 68 क्वेश्चन जो है वो QLM में, 41 क्वेश्चन जो है वो QLM वो PI टीम में है। ये सब कुछ सिस्टम जनरेटेड होता है, उनकी सिस्टम ही चेक करती है। आपके PI टीम में कौन आएगा वो भी उनकी सिस्टम रैंडमाइज सिलेक्ट करती है। 10 ऐसे सबकी लिस्ट होती है, उसमें से रैंडम 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, वो 4 आपके यहाँ 3 दिन पहले ही बताते हैं कि ये लोग आपके यहाँ आने वाले हैं। सो ये ज्यादातर आपको 5 साल का डाटा देना है, उसमें आपका एकेडमिक ईयर देखते हैं। क्या है एकेडमिक ईयर, जून में आपका भी वही होगा, वो गिनते हैं। कभी कभी ऐसा बोलते हैं रिसर्च का जो है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक उनके मैनुअल में ऐसा लिखा आया होता है, लेकिन वो जनरली पॉसिबल नहीं होता। तो हम उसको भी अगर आप एकेडमिक ईयर में गिनते हैं तो दे डोंट ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट सर्वे का जो मैं क्वेश्चन बोल रही थी कि आपके स्टूडेंट को वो क्या क्या पूछते हैं। 20 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक ही क्वेश्चन होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो आपका सिलेबस कितना कवर हो, ये मैंने इसलिए रेडी किया। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि वो बच्चे से क्या पूछेंगे और हमको बच्चों को बता के रखना है और हमको वो करना भी है एक्चुअली कि हमारा सिलेबस 100% कवर होता है। आपके टीचर्स की कैटेगरी क्या है वो पूछते हैं। कई बार टीचर बच्चे को पता ही नहीं होता है कि ये मैडम प्रोफेसर है, ये सर एसोसिएट प्रोफेसर है, ये मैडम लेक्चरर है या क्या है, वो उनको पता नहीं होता है। तो दे मस्ट नो कि आई एम बीइंग टॉट बाय प्रोफेसर। मतलब 30 साल का एक्सपीरियंस लेके अगर कोई आदमी मुझे पढ़ा रहा है तो मतलब वो व्यक्ति का कितना इंपॉर्टेंस है। सो वो पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं कि लेक्चरर ही पढ़ा देते हैं, प्रोफेसर कई कॉलेज में ऑन पेपर होते हैं। बहुत सारे कॉलेज, आयुष में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रोफेसर जो होते हैं ऑन पेपर कभी बच्चों को प्रोफेसर देखे ही नहीं होते हैं। तो वो पूछते हैं कि आपको कौन सी कैटेगरी के टीचर पढ़ाते हैं, कितने टीचर ICT टूल यूज करते हैं, कितने टीचर आपके प्रोग्राम आउटकम और कोर्स आउटकम। वो अगर बच्चे को पता नहीं होगा ना तो वो नो लिखेगा, तो उनको लगेगा कि आपने सिर्फ बनाने के लिए बनाया है, कुछ उनको कन्वे नहीं किया है। मेंटर है क्या, और मेंटरिंग प्रोसेस प्रॉपर चलती है क्या। फिर क्लिनिकल और प्रैक्टिकल फैसिलिटीज आपके यहाँ कैसी है, पेशेंट आते हैं क्या, लैब है क्या, लैब काम करती है क्या, सिमुलेशन लैब है क्या, टीचर ICT लेवल मेथड यूज करते हैं क्या, आउटडोर लर्निंग होती है क्या, फील्ड विजिट होती है क्या। फिर आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये थोड़े टर्म आपको बच्चों को बताने पड़ेंगे एक बार, नहीं तो वो ना कर देते हैं, नहीं ये क्या होता है, ये तो कुछ नहीं होता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब आपको केस जो फॉर्म करते हैं वो कुछ नहीं है, वो केस बेस्ड लर्निंग है। हम जो जर्नल लिखाते हैं वो क्या है, वो केस बेस्ड लर्निंग है, तो हम करा रहे, लेकिन बच्चे के दिमाग में नहीं रहता है। अच्छा इसको ये भी बोलते हैं। तो वी मस्ट मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ आवर टीचिंग टेक्नोलॉजी कि मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हूँ ना, तो उनको पता होना चाहिए कि मैडम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही है। तो ग्रुप डिस्कशन करा रहे तो बच्चे को पता होना चाहिए
बच्चे ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, पीयर ट्यूटोरियल करा रहे, तो बच्चे को भी पता होना चाहिए कि दिस इज कॉल्ड एज पीयर ट्यूटोरियल, नहीं तो वो मना ही कर देंगे, वो उनके सामने ही मना कर देते हैं। फिर आपको ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, मतलब बच्चा क्लिनिक खोल सके उसके लिए आप उसको क्या ऐसी स्किल डेवलप कराते हो, तो आप एक 16 घंटे का कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स कर लीजिए कि वो पेशेंट से कैसे बात कर सकता है। तो और एंटरप्रेन्योरशिप के थोड़े प्रोग्राम करा दीजिए कि आपका बच्चा जो है अगर BHMS पढ़ के भी जाए तो भी आपकी होम्योपैथी की फार्मेसी खोल सके। तो क्या उसके लिए आप क्या करते हैं, तो उसके लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप का एक वेबिनार करा सकते हैं, एक सेमिनार करा सकते हैं। गवर्नमेंट इसमें बहुत आत्मनिर्भर भारत के अंदर इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे साइड पे मैंने आपको बोला वो एक EDDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद में आप टाइप करेगा EDDI, वो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आपके कॉलेज को आगे से आगे करते हैं क्योंकि उनको भी टारगेट होता है कितने कॉलेजेस को आपको बढ़ाना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अभी हमने थोड़े नेट के पहले बहुत सारे किए एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप अपने बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो वो बच्चा हाँ बोलेगा, अदरवाइज उसको पता ही होगा एंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलते हैं। फिर आपके यहाँ वेल कोर्स है क्या, आपको कभी प्रोफेशनल इथिक्स बताए जाते हैं क्या, आपका इवेल्यूशन कैसे होता है, फिर आपके इंस्टीट्यूशनल का एम्बियंस ओवरऑल कैसा है, कैसा माहौल है आपके वहाँ पे, क्लासरूम टीचिंग कैसे की जाती है, आपके एकेडमिक असाइनमेंट्स है उनमें परफॉर्मेंस क्या आपको बताया जाता है। वो अब जो मैंने आपको बताया कॉपी दिखाई जाती है तो वो बच्चा बोलेगा कि मुझे दिखाया जाता है मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। इंटरनल एवेल्यूशन जो है वो फेयर होता है या टीचर ऐसे ही मार्क दे देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन। फिर एग्जामिनेशन रिलेटेड अगर आपको ग्रेडियंस है तो जैसे कि आपके बच्चा सर कोई उसको एडिकेटी आई तो आपका एक सिस्टम होगा कि यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सके, उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि इस साल कितने बच्चों ने अप्लाई किया, उसमें से कितने पास हुए, तो ये सब उसमें आएगा। फिर आपके जो टीचर है आपको बताते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है और आपको कैसे सुधरना चाहिए, या आपका जो मतलब स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर जो है अगर आपको आइडेंटिफाई कर देते तो इस पर आंसर यस होगा। फिर आपको अगर स्टार देंगे तो 5 स्टार में से आपके कॉलेज को आप कितना स्टार दोगे। फिर पूछेंगे आप अपने कॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए 3 सजेशन दीजिए। तो अगर आपका बच्चा ऐसा लिख दे कि हमारे यहाँ फॉरेंसिक की लैब होनी चाहिए तो इसका मतलब होगा लैब नहीं, तो सजेशन ऐसा होना चाहिए हमारी फॉरेंसिक की लैब अपग्रेड होनी चाहिए, या ऐसे सजेशन भी पॉजिटिव होने चाहिए। सो 3 सजेशन, वो जब अभी मैं आपको PRT मार्क्स तो ऐसे ही पूछती है, बच्चे को भी ऐसे ही पूछती है, अगर आपको प्रिंसिपल बना दे तो आप क्या करोगे, तो बोलेगा कि सर मैं लाइब्रेरी को ठीक करूंगा, मतलब इसका लाइब्रेरी ठीक नहीं करता। तो वो उनको भी थोड़ा मेंटरिंग करनी पड़ती है। हमने बहुत दिन तक ये काम किया है, मेंटर मेंटिंग सिस्टम के थ्रू ये काम किया है, क्योंकि जो हमारा बच्चा होएगा वो बहुत झूठा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पॉलिश भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा नेचुरल भी आना चाहिए। क्योंकि जब वो सजेशन पूछे तो सजेशन भी आने चाहिए, ऐसा नहीं तारीफ करते रहे, तारीफ करेंगे तो फिर पकड़ लेंगे, फिर वो 3 बच्चों को बाहर निकाल दे कि उनको पता चला कि ये थोड़े ज्यादा ही बोल रहे हैं। फिर वो पूछेंगे क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, उनको आपके कॉलेज के 10 रिकमेंडेशन देने हैं कि आपका कॉलेज कैसे बेहतर हो सकता है। दे आर क्रिएटिव, दे आर नॉट क्रिटिक्स, दे आर देयर टू हाउ योर क्वालिटी कैन बी इनहेंस। वो आपकी रेटिंग करने आए हैं, वो आपकी कमियां निकालने तो आए नहीं, आपकी रेटिंग है तो है, नहीं है तो कितना नंबर देना है। समझ लीजिए ना, आप अगर कोई चीज आपके पास 10% है तो 1 नंबर देंगे, उनका भी ग्रेडिंग होता है 25 से 50 के बीच में तो इतना देंगे, 50 से बीच में वो ग्रेडिंग करेंगे और उनको एट लास्ट उनको भी रिकमेंडेशन देनी होती है। तो जो मेजर आपकी कंसिडरेशन आपके बाद होने चाहिए वो है एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रॉपर, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लाइब्रेरी में आपके 10,000 बुक है लेकिन एक दिन में अगर 5 ही बच्चे आते हैं तो कोई मतलब नहीं, 10,000 बुक है लेकिन बच्चे तो यूज ही नहीं करते। लेबोरेटरी है, उसका यूसेज कितना है, तो हर चीज का पूछते हैं। गार्डन है तो गार्डन में बच्चा कितनी बार जाता है, वो आपके क्राइटेरिया 1 में नंबर पूछते हैं कि 1 साल में कितने बच्चों ने उस गार्डन को यूज किया है। या अगर दूसरे कॉलेज के बच्चे आए तो उसको आप नोट करोगे कि जो भी हमने रिसोर्स लगाया है क्या हम पैसा वसूल कर रहे हैं उसका। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। योर वेबसाइट शुड बी अपडेटेड। आपकी कमिटीज आपके वेबसाइट पे नहीं है, आपकी बहुत सारी चीजें वेबसाइट पे नहीं है, तो वेबसाइट शुड बी अपडेटेड, शुड हैव एवरीथिंग। जैसे ही कोई प्रोग्राम हो अगले दिन अपडेट हो जाता है, तो वेबसाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, आपका IQAC एक्टिव होना चाहिए, सर ने बोला जियोटेक फोटो होने चाहिए। अब आपका एक चीज होती है एक्सटेंसिव स्वॉट एनालिसिस।
SWOT एनालिसिस मतलब योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, योर अपॉर्चुनिटीज एंड योर चैलेंजेस। सर मैंने आपको थोड़ा सा SWOT एनालिसिस किया है, अगर आप परमिशन दे तो आपको खुद को भी करना है। मैंने जितना स्टडी किया बहुत ज्यादा सर अभी हमने थॉरोली नहीं देखा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ वेबसाइट एंड ड्यूरिंग विजिट जो किया है, जो मुझे आपका स्ट्रेंथ लगता है, यू हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका जो मेरे ख्याल से आपकी काउंसिल का है, एंड वन स्ट्रेंथ इज दैट यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी गुजरात है। सो दिस इज द स्ट्रेंथ, क्योंकि बहुत नए नए कॉलेज होते हैं, उनको सिस्टम पता नहीं होती, बट व्हेन यू आर ओल्ड और आपको बहुत सारे एल्यूमिनाई भी होंगे शायद इसलिए। फिर यू हैव वेरी गुड कॉम्पिटेंट फैकल्टी, जैसे सर बात कर रहे थे, मुझे लगता है आपका एक हेल्दी एटमॉस्फेयर काम करने का होता होगा। सो यू हैव अ वेरी गुड एम्बियंस, यू हैव एडिक्वेट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, आपकी लैब में उनमें इंस्ट्रूमेंट और वो सब कुछ काफी अच्छा है, और यू हैव अ वेरी गुड सोशल रिव्यूट। अगर बाहर किसी को पूछा तो आपके कॉलेज का वो अच्छा फीडबैक देते हैं, तो दैट इज गुड। आपका वीकनेस जो मुझे लगा दैट इज लैक ऑफ एमडी प्रोग्राम। सर वीकनेस हमेशा आप भी ऐसी ढूंढिए जो अपॉर्चुनिटी में बदल जाए। आपकी वीकनेस अगर लैक ऑफ एमडी प्रोग्राम है तो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी टू स्टार्ट एमडी प्रोग्राम। देन मुझे लगा एक आपका अनस्टेटेड सीओपीओ अभी तक आपने बनाया ही है, वो आप बना सकते हैं। फिर देयर सीम टू बी सम लैक इन द रिसर्च एरिया, सो यू शुड हैव गुड रिसर्च। सर आपका पब्लिकेशन का जो वेबसाइट में जो यूर पब्लिकेशन अवर पब्लिकेशन लिखा है वो पूरा खाली पड़ता है, तो वेबसाइट हमारा थोड़ा सा वो लेवल पे, हाँ इसलिए मैंने उसको वीकनेस में लिखा है, योर वेबसाइट इज योर वीकनेस, सो यू शुड अपडेट इट। एंड देन देयर इज योर ऑल फैकल्टी शुड बी एमडी, सो दैट आप वीकनेस लिखिए, हम आने वाले समय में सबको अपडेट करेंगे। अभी तो हमारी काउंसिल तो पीएचडी पे आ गई है सर, कि ऑल फैकल्टी शुड बी कंपल्सरी पीएचडी, शायद यूजीसी पूरे इसमें बोलती है। फिर अपॉर्चुनिटी जो मुझे आपके लिए लगी, सर आप इतना अच्छा कॉलेज है, इतने एक्सपीरियंस आपके पास फैकल्टी, यू कैन स्टार्ट द एमडी प्रोग्राम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। यू कैन टेक सम रिसर्च प्रोजेक्ट्स बिकॉज यू हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गुड पेशेंट, सो यू कैन टेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिसर्च यू कैन डू पब्लिकेशंस, एंड यू हैव ए अपॉर्चुनिटी इन पोस्ट कोविड एरा, क्योंकि होम्योपैथी का अच्छा रिजल्ट है, इसलिए आपने कोविड में और पोस्ट कोविड में आपके पास एक अच्छा वो है। आपके चैलेंजेस मुझे जो लगे, एक तो आप सेमी अर्बन एरिया में है तो कुछ लिमिटेशन होती है उस एरिया की, जैसे कि सर ने बताया वेबसाइट का जो आपको बैंडविड्थ चाहिए वो इस एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो आप कहाँ से लाएंगे? वो 50 से ऊपर बोलते हैं, लेकिन गोधरा में अवेलेबल नहीं है, तो आप कहाँ से लाएंगे? तो दैट इज योर चैलेंज, सो दैट इज वन चैलेंज। फिर हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है सर, उनके कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए चैलेंज होते हैं, जैसे एडमिशन अगर दिसंबर तक करेंगे ही तो हम फर्स्ट ईयर का कोर्स कैसे पूरा करेंगे अगले अगस्त तक? सो दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज, दैट इज द रेगुलेटरी बॉडीज के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे लिए चैलेंज होते हैं, तो दिस कैन बी अवर योर चैलेंजेस दैट आई कुड ए वेरी, एंड आई एम सॉरी इफ आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग, सो दिस इज माय SWOT एनालिसिस ऑफ योर इंस्टीट्यूट। और बीएड टीम जब आएगी तो वो भी यही सब आपका SWOT एनालिसिस करती है, उनको लिखना होता है आपका SWOT एनालिसिस और आपके लिए 10 रिकमेंडेशन, तो आप ऐसे उनको 10 रिकमेंडेशन दीजिए जो पॉजिटिव हो, आपके हर एचओडी का प्रेजेंटेशन देंगे और आपके सारे स्टेक होल्डर्स से मिलेंगे। आपके 4 स्टेक होल्डर्स होंगे, यानी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एलुमनी, और समटाइम्स सोसाइटी के लोगों को भी वो बुला लेते हैं या वहाँ जहाँ रहते हैं राउटर में वहाँ पूछते हैं, तो आपकी ये सारे जो है वो आपके साथ उनका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तो दे विल गुड गिव अ गुड फीडबैक ऑफ योर इंस्टीट्यूट टू देम। जब भी विजिट होगी तो आप टाइम शेड्यूल जो है वो एडर करिए उसको, और जो जितने भी मेंबर्स हैं, समझ लीजिए अगर डिपार्टमेंट में जाता है तो ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एचओडी बोल रहा है, तो ऐसा लगेगा लेक्चरर को कुछ पता ही नहीं, तो देयर शुड बी ए पार्टिसिपेटिव मोड। और वहाँ पे भी जाके अगर प्रिंसिपल ही सब कुछ बताएंगे तो उनको लगेगा कि एचओडी को कुछ पता नहीं है, तो इट शुड बी वो एचओडी का प्रेजेंटेशन कराते हैं। पीयर टीम जब आती है, प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन, एचओडी प्रेजेंटेशन और आईक्यूएसी, ये 3 प्रेजेंटेशन आपके लिए, और देयर शुड बी ए पॉजिटिव एंड हम्बल, उनके साथ हमको बहस करना ही, बहस करने से कुछ होगा भी नहीं, तो अगर इफ दे से कि आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए, ओके नेक्स्ट टाइम विल इम्प्रूव, दिस इज दे सी एवरीथिंग। नल है तो नल को चालू करके देखेंगे, अगर आपका फायर एक्सटिंग्विशर है तो देखेंगे एक्सपायर्ड तो नहीं है, दे आर वेरी विजिलेंट and they have got training in this and they have come for this purpose only, so they will see everything, so we should keep everything updated at that time. So ये फिर से मैं चाणक्य से शुरू किया था और चाणक्य से खत्म करती हूँ। जब तक हम इस प्रोसेस के अंदर नहीं जाते ना तब तक बहुत डिफिकल्ट लगती है,
चाहिए और वी होप एंड वी विश यू कि आपको वो मिले. थैंक यू. Your whole team, आपने इतना पेशेंटली मुझे सुना और you gave me opportunity to come here. So I thank your management, your principal and all of you. And I also thank my institute for giving me the opportunity to come over here and they permitted me to come over here. And I thank my both colleagues for bringing me here. Survi, she was coordinating actually everything with the K Urban. So we every day is a new experience for us also. So we have learned many new things from you. Thank you, ma'am. Sir, floor is over to you. Now we can take question answer, sir, what? Or we can go through criteria. Yes, sir. इससे का क्वेश्चन है तो